तो हम लोग हजार्ड देख चुके हैं, एक्सीडेंट देख चुके हैं, और हजार्ड एक्सीडेंट कब कन्वर्ट होता है वो भी देख चुके हैं। अभी हम लोग के लिए क्या आइडेंटिफाई करना है कि हजार्ड का एनालिसिस करना रहता है। आप अगर कंपनी में जाओगे तो आपको बताना रहेगा एज ए सेफ्टी ऑफिसर, वर्कर काम कर रहे हैं तो आपको बताना रहेगा कि यहाँ पे हजार्ड क्या है, तभी आप एक्सीडेंट को रोक पाओगे। आपको हजार्ड ही नहीं पता है तो एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहा जाता है कि अगर हजार्ड है तो वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट होना है, आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट होना है। तो सेफ्टी ऑफिसर का सबसे बड़ा काम क्या होता है? हजार्ड को बताना। अभी क्या होता है कि अगर आपको कोई वर्कर बोलता है कि इसका खतरा है, कभी कभी ऐसा वर्कर इंडस्ट्री में बोलेगा कि इस चीज से साहब खतरा हो सकता है, तो जो जनरल मैनेजर रहेगा, ठीक है काम करो, आज का काम निकल जाएगा, देखते हैं कल। जनरल मैनेजर का टेंडेंसी ये होता है कि आज का काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है खतरा है, थोड़ा ध्यान से करना, काम निकल जाएगा, कल देखेंगे उसको। लेकिन सेफ्टी ऑफिसर का ये इग्नोरेंस नहीं चलेगा। सेफ्टी ऑफिसर को अगर कोई बोलता है खतरा है तो उसको दिमाग में वो एक्सीडेंट घूमना चाहिए कि खतरा है तो एक्सीडेंट होना है, आज नहीं तो कल वो एक्सीडेंट होना ही है। ये चीज एकदम दिमाग में बैठा के रखना है, और जब ये चीज को आप दिमाग में बैठा लोगे तो कभी इग्नोर नहीं करोगे। आदमी एक्सीडेंट से डरता है, जनरल आदमी को बोलोगे एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो डरता है, लेकिन हजार्ड को इग्नोर करता है। रोड पे बोलेगा हेलमेट नहीं पहना है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो चिंता नहीं करता, जब तक एक्सीडेंट होता नहीं है तब तक उसको लाइटली लेता है। उसी तरह कंपनी में भी जनरल वर्कर का, आपके इर्द गिर्द जितने वर्कर काम करेंगे उनका टेंडेंसी भी वही रहेगा जो आम जिंदगी में रहता है। जब तक एक्सीडेंट होता नहीं है हजार्ड को इग्नोर करता है, हाँ खतरा है, बच के काम करेंगे, क्या होगा, जब तक नहीं होता है तब तक वो टेंशन नहीं है। तो हम लोग को हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है, फिर हजार्ड को एनालाइज करना है कि ये हजार्ड कितना बड़ा है, छोटा हजार्ड है, बड़ा हजार्ड है। आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको पता होना चाहिए कि ये हजार्ड से रिस्क कितना है, रिस्क एनालिसिस आपको करना है, हजार्ड एनालिसिस आपको करना है। तो वो एनालिसिस कैसे करना है, उसका जो मेथड है वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसका रिस्क, इसमें हजार्ड कितना गुना है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। दो काम दे दिया गया आपको और ये दोनों काम करवाना है आज, तो आपको पहले डिसाइड करना है कि ये पाथ से जाए या ये पाथ से जाए। तो आपको पहले कैलकुलेट करना होगा कि इस पाथ का रिस्क ज्यादा है क्या या इस पाथ का रिस्क ज्यादा है। जिसमें रिस्क कम है उस पाथ से काम करेंगे। तो इसको एनालिसिस का जो टूल है, बहुत सारा टूल्स है। सबसे पहला टूल है प्रिलिमिनरी हजार्ड एनालिसिस। ये एकदम बेसिक टूल है, सभी सेफ्टी ऑफिसर को पता होना चाहिए। ये मेथड है जिससे हम एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस का मतलब उसको एनालाइज करना कि हजार्ड कम है या ज्यादा है, रिस्क कम है या ज्यादा है। तो ये एक मेथड है जिससे हम उसको कम ज्यादा को नाप सकते हैं। दूसरा मेथड है FMEA। FMEA इसमें दो मेथड आता है, DFMEA, TFMEA। ये होता है डिजाइन फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, फेल होने का तरीका क्या है और उसका इफेक्ट क्या होगा। कोई चीज फेल हो रहा है कंपनी में, कोई क्रेन फेल हो रहा है, कोई पार्ट्स फेल हो रहा है, तो उसका फेलियर का मेथड क्या है, किस कारण से फेल हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या है, उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, वर्कर पे इंपैक्ट पड़ रहा है, आप पे इंपैक्ट पड़ रहा है ना, या कंपनी का मटेरियल लॉस हो रहा है, क्या इफेक्ट है उसका, और उसको एनालाइज, ऐसे एनालिसिस। तो फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, इसमें दो पार्ट है, DFMEA डिजाइन फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, मतलब आपको डिजाइन देखना है कि डिजाइन में क्या फेलियर है। TFME का मतलब प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, प्रोसेस में क्या फेलियर है। दो तरह का फेलियर हो सकता है, डिजाइन में फेलियर हो सकता है, प्रोसेस में फेलियर हो सकता है। अभी एक पेन है, ये पेन आपको बनाने के लिए दिया गया, तो इसके डिजाइन में फेलियर हो सकता है। कहां पे फेलियर हो सकता है, इसकी जो पकड़ने का ग्रिप है बहुत स्लिपरी है या बहुत रफ है ना, पकड़ने में दर्द करने लगा। तो आपको क्या होगा, आप ये पेन मिला और आपको एक दिन में कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन हो सकता है साल भर ये पेन यूज करने के बाद आपकी उंगली में पेन होने लगा। तो ये पेन का फेलियर है।
आपको क्या हो गया, हजार्ड क्या था, इस पेन को देख के आपको हजार्ड एनालिसिस करना है कि ये हजार्ड है, इसका ग्रिप अच्छा नहीं है, ये इस पेन का हजार्ड है। और ये एक्सीडेंट में कब कन्वर्ट हुआ, जब आपके उंगली में दर्द हो गया, जब उंगली में आपके पेन हो गया तो एक्सीडेंट हो गया। लेकिन आपको एक्सीडेंट एक दिन में नहीं हुआ, एक्सीडेंट के लिए टाइम लगा। तो आप सेफ्टी ऑफिसर एक दिन पहले दिन ही आपको पकड़ लेना है कि ये आपको हजार्ड है, ये पेन का डिजाइन सही नहीं है, तो डिजाइन में फेलियर है। ठीक है, अभी इसी पेन को यूज करने का तरीका, कोई ऐसे यूज कर रहा है, मान लो दे दिया गया, मतलब हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक सामान को यूज करने का तरीका अगर नहीं बताया गया, इसको ऐसे पकड़ने का तरीका नहीं बताया गया, ऐसे पकड़ने का तरीका बताया गया और ऐसे लिख रहे हैं, तो ये प्रोसेस का फेलियर है। जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं, जो मेथड यूज कर रहे हैं वो प्रोसेस, तो इसके कारण क्या हो गया, आपको लॉन्ग रन में यहाँ पे दर्द होने लगा क्योंकि आपको बताया नहीं गया था कि कैसे यूज करना है। तो अगर प्रोसेस नहीं बताया जाएगा तो प्रोसेस का फेलियर है। तो हर एक फेलियर को आप एनालाइज करोगे कि प्रोसेस में फेलियर है कि डिजाइन में फेलियर है। सबसे पहला चीज है डिजाइन का फेलियर को रेक्टिफाई करना, प्रोसेस सेकेंडरी आता है। डिजाइन में अगर फेलियर रहा तो आपका वो हजार्ड एक्सीडेंट में कन्वर्ट होना ही है। तो हर एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल का मतलब उसका एक जीवन का स्पैन होता है। आपका लाइफ साइकिल क्या है, बचपन से लेके मृत्यु तक, जन्म से लेके मृत्यु तक आपका एक लाइफ साइकिल है। आप हर एक स्टेज को क्रॉस किए, है ना। तो उसी तरह प्रोडक्ट का भी लाइफ साइकिल होता है। प्रोडक्ट को लाइफ साइकिल को बोलते हैं, पहला स्टेज होता है कॉन्सेप्ट स्टेज। कॉन्सेप्ट स्टेज में क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। हम कंपनी के ओनर हैं, डायरेक्टर हैं या एग्जीक्यूटिव है, हायर एग्जीक्यूटिव, हमने डिसाइड किया कि ऐसा कलर का पेन चाहिए जो मार्केट में नहीं है, या ऐसा टाइप का पेन चाहिए जो हमको मार्केट में नहीं अवेलेबल है, तो वो कॉन्सेप्ट स्टेज हुआ। उसके बाद होगा प्रिलिमिनरी डिजाइन स्टेज। प्रिलिमिनरी डिजाइन स्टेज में क्या होता है, एक बोलेगा, इंजीनियर को बुलाएगा, बोलेगा कि मार्केट में ऐसा पेन नहीं है, कैसा हो सकता है, हमको ऐसा स्टेज पेन चाहिए जो इससे अलग हो, जो मार्केट में अवेलेबल है उससे अलग हम सोच रहे हैं। तो वो एक स्केच बनाएगा, एक रफ स्केच बना के आपको दे देगा। साहब ऐसा दे देते हैं कि दोनों साइड निब रहेगा, दोनों साइड से लिखेंगे लोग। एक डिजाइन दिया उसने, तो वो प्रिलिमिनरी डिजाइन हुआ। फिर उसके ऊपर डिटेल डिजाइन आएगा, क्योंकि ये डिजाइन पे, प्रिलिमिनरी डिजाइन पे आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। आपको फाइनल डिजाइन चाहिए जिसमें डिटेल डिजाइन रहेगा, इसका निब का साइज क्या रहेगा, इसका लेंथ क्या रहेगा, इसका रिफिल कैसे होगा, है ना। तो ये डिटेल डिजाइन में आएगा, मतलब हर एक चीज का डिटेल बताया रहेगा, तभी आपको प्रोडक्शन टीम को दे सकते हैं आप प्रोडक्शन करने के लिए। नहीं तो हर एक पेन अलग अलग शेप का बनेगा, किसी का निब पतला, किसी का मोटा, है ना। उसका निब का 0.5 साइज होना चाहिए या 0.6 होना चाहिए, ये सारा डिटेल डिजाइन के अंदर आ जाएगा। 0.5 होगा या 0.45 होगा, तो वो डिटेल डिजाइन में आ गया। डिटेल डिजाइन जब हो गया तो आपको टेस्ट करना है प्रोडक्ट का। कंपनी ऐसे बनाने के बाद आपके पास नहीं भेज देती है डायरेक्टली, उसको टेस्टिंग करवाती है। टेस्टिंग टीम होती है जो पेन को कंटिन्यूअस लिखेगी, 100 घंटा 200 घंटा लिख के देखेगी। ऐसे बहुत सारे टीम होंगे, अलग अलग पेपर पे लिखेंगे और देखेंगे कि कहीं इसका निब तो फेल नहीं होता है, इसका रिफिल कितना ड्यूरेशन चलता है, सारा कैलकुलेशन कर लेंगे। मार्केट में बाकी पेन जो चल रहा है उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है या कम परफॉर्मेंस है, क्या रेट रखना चाहिए उसके हिसाब से, वो सारा चीज़ फिक्स कर ले गए। तो टेस्टिंग के टाइम वो सारा आउटपुट मिल जाएगा आपको। फिर आपके पास आएगा प्रोडक्शन टीम के पास। प्रोडक्शन टीम इसको प्रोडक्शन करेगा, इसका प्रोडक्शन चालू होगा। टेस्टिंग होके ओके जब हो जाएगी तो ये प्रोडक्शन टीम के पास जाएगा और प्रोडक्शन टीम इसको बनाना चालू करेगा। वो मास प्रोडक्शन होएगा। मास प्रोडक्शन मतलब
वॉल्यूम में, ज्यादा क्वांटिटी में बनना चालू हुआ। टेस्टिंग टीम को 1-2 मिलेगा, 10 मिलेगा, लेकिन मास प्रोडक्शन जब बनेगा तो वो मार्केट में आएगा। तो मास प्रोडक्शन हो गया। मास प्रोडक्शन के बाद आपके पास आएगा, प्रोडक्शन टीम जब काम कर लेगा तो आपके पास आएगा, सप्लाई होगा आपके पास, या ऑपरेशन उसको बोलेंगे। ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं उसको, वो सर्जरी वाला ऑपरेशन नहीं। ऑपरेशन ये स्टेज हो गया जब मार्केट में आ गया और सब कोई ऑपरेट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो ऑपरेशन स्टेज कहलाता है। और लास्ट स्टेज है डिस्पोजल। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसको आप डिस्कार्ड कर दिए, डिस्पोज कर दिए, खत्म हो गया पेन, तो उसको हटा दिए, डिस्कार्ड कर दिए। तो ये 7 स्टेज होता है जिसको लाइफ साइकिल कहते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये 7 स्टेज में हजार्ड जो है, हजार्ड जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्टिंग स्टेज में ही आ जाता है। कॉन्सेप्ट स्टेज या डिजाइन स्टेज में ही हजार्ड आ जाता है। डिजाइन स्टेज में अगर नहीं ध्यान दिए हजार्ड को तो वो हजार्ड कहां तक रहेगा, आप तक पहुंच जाएगा। तो डिजाइन स्टेज में आपको ध्यान रखना है, जब डिटेल डिजाइन बना रहे इंजीनियर, तो उस समय यहाँ पे ग्रिप होना चाहिए रबर का पकड़ने के लिए। अगर नहीं ग्रिप रहेगा तो आपके पास जब आएगा तो 1 साल 2 साल यूज करने के बाद आपके फिंगर में पेन हो रहा है, या स्मूथ नहीं है, रफ है, गड़ रहा है हाथ में, तो आपको तकलीफ 1 साल के बाद दिखेगा। तो हजार्ड जो बेसिक स्टेज है हजार्ड का, जहां इंट्रोड्यूस होता है, वो कौन सा स्टेज है, डिजाइन स्टेज। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज में हजार्ड इंट्रोड्यूस होता है सबसे पहले। हर एक स्टेज में हजार्ड है कुछ ना कुछ। टेस्ट स्टेज में भी हजार्ड हो सकता है, टेस्टिंग प्रोसीजर में हजार्ड हो सकता है, प्रोडक्शन स्टेज में हजार्ड हो सकता है, प्रोडक्शन का अपना हजार्ड है, जो अगर मेथड नहीं बताया रहेगा प्रोड्यूस कैसे करना है तो गलत मेथड से बनाएगा तो उसमें भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो हजार्ड हर जगह है, लेकिन जो सबसे पहला स्टेज है हजार्ड का वो डिजाइन स्टेज है। एक बार हजार्ड को आप आइडेंटिफाई कर लिए तो आप डिजाइन टीम को इनपुट दे दोगे कि हाँ भाई देखो, सेफ्टी प्रिकॉशन में आपको हजार्ड हम बता दे रहे हैं कि ये हजार्ड होता है, डिजाइन स्टेज में इसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर नहीं इम्प्लीमेंट करोगे तो प्रोडक्शन टीम के पास जब जाएगा या ऑपरेशन टीम के पास जाएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो हजार्ड का रिक्वायरमेंट सेफ्टी ऑफिसर के से ज्यादा डिजाइन टीम को होना चाहिए। अगर डिजाइन टीम को हजार्ड का अगर नॉलेज है तो कभी आपके पास तक नहीं पहुंचेगा, एक्सीडेंट का सिनेरियो कम हो जाएगा। तो जितना ज्यादा डिजाइन टीम को हजार्ड का नॉलेज रहेगा उतना बेटर सेफ्टी प्रिकॉशन डिजाइन में इंप्लीमेंट होगा। समझ में आ रही बात। तो आप किसी भी कंपनी में रहोगे, आप जनरली ऐसे कंपनी में टेंडेंसी होती है कि सेफ्टी टीम को कोई इंटरेक्शन नहीं होता है डिजाइन टीम से। डिजाइन टीम अपना डिजाइन कर देता है, डिजाइन करके आ जाता है प्रोडक्शन में। जब प्रोडक्शन में आ जाएगा तो आपको सेफ्टी देखना है, सेफ्टी देखना है कि कहीं कुछ फेल नहीं हो। एक एग्जांपल बता रहे कि मान लो आप हेवी इंडस्ट्री में हो जहां हेवी लोड उठाया जाता है और उसमें हर एक लोड को उठाने के लिए प्रोसीजर होता है, क्रेन से उठाने के लिए प्रोसीजर होता है, उसका बेल्ट कैसे बांधना है, उसका हुक कहाँ पे देना है, तो वो सारा प्रोसीजर डिजाइन टीम बताती है। वो प्रोसीजर बता दी है, अब प्रोडक्शन टीम क्या करेगा, उसके हिसाब से जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहलाता है, एसओपी। हर एक काम करने का एसओपी होता है, ये बहुत कॉमन टर्म यूज होगा इंडस्ट्री में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हर एक काम करने का एक तरीका, लिखा तरीका रहेगा, नोटेड तरीका रहेगा, उसी तरीके से आपको काम करवाना है, अपने मर्जी से काम नहीं करवाना है। प्रोडक्शन ऑफिसर को क्या मिला रहेगा, एक पेपर मिला रहेगा जिसमें क्या लिखा रहेगा, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कैसे काम कराना है उसका तरीका उसको दिया रहेगा, उसी तरीके से काम करवाना है। अभी एसओपी आपको मिल गया प्रोडक्शन टीम को, सेफ्टी ऑफिसर को क्या बोला जाता है कि यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रखना है, इस एरिया का, जिस एरिया का उसको अकाउंटेबल बनाया जाता है।
अभी वो क्या करेगा, प्रोडक्शन टीम से कुछ साइन करवाएगा कि हाँ क्या क्या प्रिकॉशन लिया गया है, वो साइन करके दे देगा, हाँ वो लिख देगा हाँ। अभी एसओपी में ही कुछ गड़बड़ है, एसओपी में गड़बड़ है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेफ्टी ऑफिसर की नहीं, डिजाइन टीम। एसओपी कौन बनाता है? डिजाइन टीम। डिजाइन टीम एसओपी बना के प्रोडक्शन टीम को देता है कि काम कैसे करवाना है, वो प्रोडक्शन टीम का काम है, लेकिन बना के कौन देता है? डिजाइन टीम। तो डिजाइन टीम में बताता है कि यहाँ पे हुक लगाना है, यहाँ पे चेन बांधना है, यहाँ पे, तो वो एनालिसिस करता है, सॉफ्टवेयर होता है डिफरेंट, उस पे एनालिसिस करता है। लेकिन अगर उसको हजार्ड का नॉलेज कम है, क्या क्या हजार्ड हो सकता है, तो वो यहाँ पे एसओपी में अगर कुछ भी मिस करेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो हजार्ड का नॉलेज एसओपी बनाते समय होना चाहिए। तो डिजाइन टीम को भी उतना ही इंपॉर्टेंट है हजार्ड को समझना जितना सेफ्टी टीम को। सेफ्टी टीम के पास हाथ में कुछ नहीं बचता है, फिर एसओपी में गलती है तो एसओपी रेक्टिफाई कराना है, क्योंकि प्रोडक्शन टीम फिर सेफ्टी टीम का नहीं सुनेगा, वो बोलेगा कि एसओपी में ये प्रोसीजर लिखा है, एसओपी चेंज करवाओ, तभी हम उस हिसाब से काम कराएंगे, नहीं तो हमको बेल्ट यहीं पे बांधने का डिजाइन टीम ने बताया है और यहीं पे बांधना है। वो एसओपी से एक लाइन भी हटेगा नहीं। एसओपी से हटने का मतलब अगर कुछ गड़बड़ होगा तो प्रोडक्शन टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराया जाएगा, सारा जिम्मेदारी प्रोडक्शन टीम पे आ जाएगी, तो वो एसओपी को कभी नहीं छोड़ेगा। तो सेफ्टी टीम हमेशा एसओपी को सपोर्ट करता है कि एसओपी सही तरीके से हो। जब एसओपी बने तो हजार्ड का नॉलेज हम इम्प्लीमेंट करें डिजाइन टीम के साथ बैठ के। तो डिजाइन के टाइम आपको हजार्ड का फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है। अभी हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए तीन तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई भी सिस्टम है उसको सब सिस्टम में तोड़ना, कोई भी काम हो रहा है उसको सिस्टम को सब सिस्टम में तोड़ना, उसको बोलते हैं सिस्टम पार्ट्स करना, सिस्टम को बाइफर्केशन करना। दूसरा होता है एक्टिविटी का बाइफर्केशन करना, एक्टिविटी बेस्ड बाइफर्केशन करना। और तीसरा एक्सपोज रिस्क, कौन कौन लोग इस रिस्क से, इस हजार्ड के रिस्क से इंपैक्ट हो सकते हैं। तो पहला सिस्टम पार्ट्स। सिस्टम पार्ट्स क्या हो गए? मान लो आपने लेथ मशीन पे काम करवाना है, लेथ मशीन देखे हैं सभी को, है ना? कटिंग ड्रिलिंग, है ना, उसमें फिनिशिंग करते हैं, बहुत सारा ऑपरेशंस होता है उस पर लेथ पे। देखोगे रोटेटरी पार्ट होता है, उस पर मेटल रोटेट होता है, दूसरे साइड से उसको टूल्स लगे रहते हैं, टूल से उसको फिनिशिंग करते हैं, बहुत सारा ऑपरेशन होता है, शेयरिंग होता है, बहुत सारा ऑपरेशंस होता है। तो वो सारा मैकेनिकल ऑपरेशंस होते हैं। वो ऑपरेशंस अगर मैकेनिकल बैकग्राउंड नहीं हो तो नहीं पता होगा, लेकिन इतना जानो कि वो मशीन्स को यूज करते, लेथ मशीन्स को मेटल को डिफरेंट शेप देने के लिए, है ना। तो अगर लेथ मशीन यूज कर रहे हैं कोई वर्कर, तो आपको उसको देखना है कि उसमें हजार्ड क्या है। आपको बोल दिया गया कि इसमें हजार्ड क्या है, एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको बताना होगा वर्कर को कि इसमें हजार्ड क्या है, क्योंकि हजार्ड बताओगे तभी वो एक्सीडेंट से बच सकता है। तो क्या करोगे आप? लेथ मशीन को डिफरेंट पार्ट में तोड़ोगे। लेथ मशीन कुछ ऐसा होता है, एक रफ स्केच बना रहे हैं, यहाँ पे वर्क पीस रहता है, यहाँ पे मशीन टूल्स होता है। तो इसके बीच में वर्क जो काम कर रहे हैं उसको ऐसा लगा देते हैं, जॉब को टूल्स से उसको कटिंग करते हैं, या फिर कुछ भी यहाँ पे टूल्स ऊपर में लगा रहता है या साइड में लगा रहता है, उसको टूल से उसको कटिंग करते हैं। तो आपको इसको पहले इसको सिस्टम को सब सिस्टम में तोड़ो, छोटा छोटा पार्ट देखो। इसका हेड जो है, इसका हेड जो है, हेड
इसका जो टेल है, टेल मतलब पीछे का पार्ट, इसका बेड है, बेड मतलब जिस पे रखा हुआ है। ये मेजर 3 पार्ट्स है जो लेस मशीन में है। आप एक एक पार्ट्स को देखोगे, यहाँ पे क्या हजार्ड है, यहाँ पे खड़े हैं तो क्या हो सकता है, यहाँ पे खड़ा है कोई वर्कर तो क्या हजार्ड हो सकता है, यहाँ पे है तो क्या हजार्ड हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि हर एक सिस्टम को सब सिस्टम में तोड़ दो, क्योंकि जब पूरा सिस्टम को एक बार में देखोगे तो तुमको शायद समझ में ना आए कि क्या हजार्ड है, लेकिन उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ोगे तो उसमें हजार्ड आइडेंटिफाई करना आसान होगा, नहीं तो हजार्ड आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहले उसको छोटे पार्ट्स में तोड़ोगे हजार्ड आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर ये एक मेथड हुआ, सिस्टम को सब सिस्टम पार्ट्स में तोड़ना है। दूसरा एक्टिविटी वाइज तोड़ना है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, घर बनाने में कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको काम दिया गया और आपको बताया गया कि हजार्ड को आइडेंटिफाई करो, इस कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या क्या हजार्ड हो सकता है आइडेंटिफाई करो। तो आप एक्टिविटी देखोगे कि क्या क्या एक्टिविटी है इस कंस्ट्रक्शन साइट पे, क्या क्या काम हो रहा है। तो आप देखोगे कि सीमेंट, बालू, ये सब उठाने वाले मजदूर हैं, एक मिस्त्री है जो उसको घोला मार के ईंटा जोड़ रहा है ना, कुछ लोग हैं जो ऊपर भाड़ा पे चढ़े हुए हैं, प्लास्टर मार रहे हैं। तो आप ऐसे एक्टिविटी को डिवाइड करोगे, कितना एक्टिविटी चल रहा है। इसमें तो पार्ट नहीं हो सकता कोई, इसमें एक्टिविटी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे एक्टिविटी हो सकता है। तो आप कितने एक्टिविटीज चल रहे हैं, हर एक एक्टिविटी को अलग अलग आइडेंटिफाई करो, फिर आपको समझ में आएगा कि हर एक एक्टिविटी में क्या क्या हजार्ड है। अभी मान लो कोई वर्कर सामान उठा रहा है, बालू या गिट्टी उठा के ऊपर लेके जा रहा है, तो उस एक्टिविटी को देखो, उस एक्टिविटी में क्या हजार्ड है, तो क्या हजार्ड हो सकता है उस एक्टिविटी में आपके हिसाब से? हो सकता है उससे ऊपर से गिर जाए तो नीचे जो वर्कर है उसको चोट लग सकती है। नहीं, वो यहाँ से जमीन से उठा के ऐसे करके लेके जा रहा है, यहाँ से बाहर से उठाकर ऊपर लेके जा रहा है एक फ्लोर पे, क्या हजार्ड हो सकता है? ठीक से ना उठाए तो कमर में दर्द। करेक्ट, अगर वो सही से उठा नहीं पा रहा है उसके कमर में दर्द हो सकता है ना, मोच पड़ सकता है। सही तरीका नहीं उसको अगर बताया गया उठाने का, नया वर्कर है, नया लेबर है, उसको पता नहीं है कैसे उठाना है, तो शायद उसको कमर में दर्द हो जाए, वो गिर जाए। तो वो मेथड उसको बताना पड़ेगा कैसे उठाना है, या उसको देख के सीखना पड़ता है कि कैसे उठाना है। तो वो उस एक्टिविटी का हजार्ड है जो एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकता है। शायद एक दिन में ना हो उसके कमर में दर्द, लेकिन 10 दिन कंटिन्यूअस वैसे काम करेगा उठाने का तो शायद उसको दर्द होने लगे, तो वो हजार्ड है उस काम का। फिर दूसरे एक्टिविटी पे जाओगे, जो सीमेंट बालू गिट्टी घोल रहा है उसके लिए क्या हजार्ड है? हाँ, हाथ में नहीं, सीमेंट अगर कंटिन्यूअस यूज करोगे हाथ से तो सीमेंट का एक स्किन में इफेक्ट होता है। सीमेंट का अगर कंटिन्यूअस हाथ में लग रहा है सीमेंट, तो सीमेंट आपके हाथ को नुकसान पहुंचाता है, स्किन को। तो सीमेंट को कभी भी इंडस्ट्री में डायरेक्टली छूने नहीं देते। हम लोग ऐसे लोकल लेवल पे लोग छू लेते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में ग्लव्स पहन के ही सीमेंट का काम करना है, बिना ग्लव्स के नहीं काम करना है, क्योंकि सीमेंट नुकसान पहुंचाता है हाथ को। तो आपको हजार्ड, उस एक्टिविटी का हजार्ड आपको उस वर्कर को बताना पड़ेगा कि ये हजार्ड है, आप ग्लव्स पहनो। आज आपको नहीं, लेकिन 6 महीना बाद, 1 साल बाद आपके उंगली को खराब करेगा, आपके स्किन। मास्क भी तो पहनो। हाँ, मास्क भी पहनो, क्योंकि मास्क वो हाँ सांस में जा सकता है उसका डस्ट, सीमेंट का डस्ट। तो आप वो सब हजार्ड आइडेंटिफिकेशन होगा उस एक्टिविटी का। कोई हाइट पे काम कर रहा है प्लास्टर का, तो उस हाइट का क्या हजार्ड है? सेफ्टी में है कि हाँ, बेल्ट लगाया है या नहीं, जिस चीज पे चढ़ा हुआ है वो भाड़ा सही है कि नहीं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं उसको, स्कैफोल्डिंग सही से बांधा हुआ है या नहीं, है ना, वो प्रॉपर मटेरियल का है कि नहीं, कि बांस का है। बांस यूज नहीं करने देते इंडस्ट्री में, है ना, आयरन का होता है, लोहे का, उस पिलर से बनाते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे वीडियोस में कि स्कैफोल्डिंग कैसा टाइप का होता है, क्या होता है। तो अभी समझो सिर्फ जो भाड़ा हम लोग बोलते हैं वो स्कैफोल्डिंग कहलाता है इंडस्ट्री में। और स्कैफोल्डिंग आपको चेक करना है, स्कैफोल्डिंग को सर्टिफाई करना है। सेफ्टी ऑफिसर को बोला जाता है कि स्कैफोल्डिंग सर्टिफिकेट देना है आपको, क्योंकि अभी तो यहाँ पे काम हो रहा है 1 तल्ला 2 तल्ला, लेकिन 10 तल्ला के काम हो रहा है और स्कैफोल्डिंग उतना ऊपर तक बना हुआ है मान लो, तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा पहले चेक करके
कि इसका फोल्डिंग सेफ है, तभी जो प्रोडक्शन टीम रहेगा वो अपने वर्कर को उसका फोल्डिंग को भेज सकता है। नहीं तो आप अगर सेफ्टी नहीं दोगे, उस सर्टिफिकेट देंगे, तो वो वर्कर को नहीं भेजेगा उसका फोल्डिंग पे चढ़ने के लिए। तो आपको हजार्ड आइडेंटिफाई करना है हर एक एक्टिविटी वाइज, जो भी एक्टिविटी है। कारपेंटर का कोई काम कर रहा है, उस एक्टिविटी का क्या हजार्ड है? हाथ में कील लग सकता है, हाथ में लग सकता है कि ग्लव्स उसको पहनना है। दूसरा डस्ट जा सकता है, मास्क उसको कंपलसरी है। तो हर एक एक्टिविटी वाइज आपको हजार्ड आइडेंटिफाई करना है। तो पहला आपका सिस्टम का पार्ट्स वाइज, दूसरा एक्टिविटी वाइज, तीसरा एक्सपोज रिस्क। कौन एक्सपोज हो रहा है रिस्क से? जैसे वर्कर एक्सपोज हो रहा है, या उसका सराउंडिंग इन्वायरमेंट एक्सपोज हो रहा है, क्या आम पब्लिक एक्सपोज हो रहा है? वो एक्टिविटी से कौन इम्पैक्ट हो रहा है, किसको नुकसान पहुंच सकता है, वो चीज आप ध्यान में रखोगे तो आपको हजार्ड पकड़ पाओगे। जैसे इंडस्ट्री में, न्यूक्लियर इंडस्ट्री है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का सुने हो नाम? बहुत बार विद्रोह होता है, विरोध होता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, तमिलनाडु में एक बार बैठ रहा था तो उसका विरोध हुआ था, सुने होगे पेपर में, नहीं पढ़े हो? न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां भी बैठता है पब्लिक वहां विरोध करती है। क्यों करती है? खतरा है। न्यूक्लियर रेडिएशन अगर निकलेगा तो आसपास के लोगों को उसका इम्पैक्ट होगा, उसका एक्सपोज उससे होना पड़ेगा। तो सेफ्टी ऑफिसर क्या करेगा, हर एक एक्टिविटी का देखेगा कि वो किसको नुकसान पहुंचा सकता है, वर्कर को, आसपास के सराउंडिंग को, या इन्वायरमेंट को। बहुत बार किसी को नहीं, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, तो वो भी सेफ्टी ऑफिसर का काम है। क्या करते हैं सेफ्टी ऑफिसर? बहुत बार ऐसा इग्नोर करते हैं कि इन्वायरमेंट का, लेकिन इन्वायरमेंट भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई ऐसा चीज एक्टिविटी नहीं हो जिसके कारण इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़े। बहुत बार वेस्ट मटेरियल, वेस्ट है, इंडस्ट्री है, और उसका वेस्ट जो है वो ओपन इन्वायरमेंट पे छोड़ दिया जा रहा है। जैसे पानी नदी में छोड़ दिया गया वेस्ट, उसको बिना उसको रिसाइकिल किए बिना। तो जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स बोलता है कि आपको डायरेक्ट इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर नदी में नहीं छोड़ सकते। उसको क्या करना है, पहले आपको उसको क्लीन करना है, रिसाइकिल करना है, उसको फिल्टर करना है, उसके बाद आपको नदी में छोड़ना है। तो अगर नदी में डायरेक्टली छोड़ रहे हैं तो कौन इम्पैक्ट होगा? इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होगा, नदी का पानी खराब होगा, आसपास का जो सराउंडिंग लोग उसको पीते हैं, उससे सिंचाई करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनका खेती नुकसान होगा। तो आपको वो चीज़ भी ध्यान में रखना है कि कोई एक्टिविटी से कौन लोग इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो ये तीन चीज़ अगर तीन पार्ट में तोड़ के देखोगे कोई भी एक्टिविटी को, कोई भी काम को, तो आपको हजार्ड समझ में आने लगेगा कि हजार्ड क्या क्या है। सभी इंडस्ट्रीज में काम आती है। हाँ, ये सभी इंडस्ट्रीज में आपको, आप सेफ्टी ऑफिसर ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए आप इस इंडस्ट्री में, कल हो के दूसरे इंडस्ट्री में चले गए, लेकिन आपको बेसिक यही है, यही तीन पार्ट में आप तोड़ के देखोगे। कहीं पे आपको सिस्टम पार्ट में तोड़ के देखने को मिलेगा तो आपको आसानी होगा कि क्या क्या हजार्ड है। वर्कर यहाँ पे खड़ा है तो क्या उसको नुकसान हो सकता है, यहाँ पे खड़ा होकर काम करेगा तो क्या नुकसान हो सकता है, यहाँ पे खड़ा होकर काम करेगा तो क्या नुकसान होगा। लेकिन आपको डायरेक्टली बोल दिया जाएगा, जब आपको ये नॉलेज नहीं रहेगा, बोला जाएगा इसमें क्या हजार्ड है, तो आपको पता नहीं रहेगा कहाँ से इसको हजार्ड सर्च करना चालू करें। हाँ, आँख में पड़ सकता है, तो कहाँ पे रहने से आँख पे पड़ सकता है, यहाँ पे रहने से आँख पे पड़ सकता है, यहाँ पे रहने से सेफ हो सकता है। वो आप पार्ट में जब डिवाइड करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ किस पोजीशन पे सेफ है। करेक्ट है? अभी दो चीज और देखेंगे, एक रिस्क पढ़ेंगे, रिस्क हम लोग पहले भी देखे थे, इसमें भी रिस्क कैलकुलेशन मेथड पढ़ेंगे कि हजार्ड आइडेंटिफाई तो कर लिए, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अभी नेक्स्ट जो है हजार्ड एनालिसिस, हजार्ड को एनालाइज करना। हजार्ड को सिर्फ आइडेंटिफाई करना सेफ्टी ऑफिसर का काम नहीं है। आपने हजार्ड को एनालाइज कर दिया,
आइडेंटिफाई कर दिया, आइडेंटिफाई मतलब पहचान लिया कि ये सारा हजार्ड है, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्या? नहीं हुआ। आपका मैनेजर जो आपके ऊपर है, ठीक है, आपने बता दिया कि ये सारा चीज खतरा है, लेकिन कंपनी में तो काम करना है ना। खतरा है तो कंपनी बंद कर दे क्या? मैनेजर बोलेगा सब काम बंद कर देते हैं, सब में तो खतरा ही है, कौन सा काम करें कि खतरा ना हो, तो कंपनी बंद कर देते हैं। तो वैसा तो चलेगा नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कम खतरा है, इसमें ज्यादा खतरा है, इसका ये प्रिकॉशन है, इसमें ये प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो आपको एनालाइज करना है। तो पहला स्टेज है आइडेंटिफाई करना, दूसरा स्टेज है एनालाइज करना। एनालाइज करना, उसका एनालिसिस करना, एनालिसिस करके बताना कि ये कम खतरा है, ये ज़्यादा खतरा है, या इसके क्या प्रिकॉशंस है। तो हम अभी पढ़ेंगे एनालिसिस के बारे में।